नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक पारिवारिक भावनात्मक कहानी है। दिन भर स्कूल की झाए-झाए से थक कर माधवी उसी भवन की ऊपरी मंजिल पे बने अपने कमरे में पहुंची। काम वाली को चाय बनाने को कह के सोफे पे पसर गई। चाय पीकर वो थकान मिटाना चाहती थी, क्योंकि इस समय उसका मन किसी से बात करने का तो बिल्कुल नहीं था। इसलिए ऊपर आते समय मेन गेट में ताला लगा कर आई थी। अभी मुश्किल से 2-3 मिनट ही हुए होंगे कि टेलीफोन की घंटी बज उठी। घंटी को सुनकर उसे ये लग गया कि ट्रंक कॉल है। फिर भी रिसीवर उठाने का मन नहीं हुआ। उसने सोचा काम वाली से कह के फोन को मना करवा दे कि घर पे कोई नहीं है। तभी घंटी बंद हो गई। एक बार रुककर फिर से घंटी बजी। वो खींच कर उठी और टेलीफोन का चोंगा उठाकर कान से लगाया। फोन जबलपुर से उसकी ननद का था। माधवी ने जैसे ही हेलो कहा, उसकी ननद बोली, भाभी तुम जल्दी आ जाओ, माँ बहुत याद कर रही है। माँ जी को क्या हुआ? हड़बड़ा के उसने पूछा। लगता है माँ जी का अंतिम समय है, ननद ने जल्दी में बोला। तुम्हें देखना चाहती हैं। अच्छा कह के माधवी ने फोन रख दिया। घड़ी में देखा तो 4 बज रहे थे। जबलपुर के लिए ट्रेन रात के 10 बजे की थी। माधवी ने ट्रैवल एजेंट को फोन करके 2 बर्थ बुक करने के लिए कहा। सास जो पहले माधवी के साथ ही रहा करती थी। माधवी के पति राघव 3 भाइयों में दूसरे नंबर के थे। बड़े बेटे की नौकरी तबादले वाली थी। तीसरा बेटा बंटी अभी बहुत छोटा था। राघव भोपाल में BLEL में स्थायी नौकरी थी और माँ अपने छोटे बेटे को लेकर राघव के साथ भोपाल में ही सेटल हो गई थी। लेकिन यह साथ ज्यादा दिन का नहीं चला। 3 साल के बाद एक सड़क दुर्घटना में राघव का जीवन छीन लिया। माधवी को विभाग की तरफ से कुछ पैसा तो जरूर मिला, पर अनुकंपा नहीं मिली। सास ने परिस्थिति को भापा और बंटी को लेकर बड़े बेटे के पास चली गई। माधवी ने पति से मिले पैसे से एक मकान खरीदा और कुछ लोन लेकर दूसरी मंजिल बनवाई। खुद ऊपर रहने लगी और नीचे एक स्कूल शुरू कर दिया। पति की मौत के बाद माधवी की सारी दुनिया अपनी बेटी और स्कूल में ही सिमट गई थी। पहले तो सास से माधवी की थोड़ी बहुत बात हो जाया करती थी, पर धीरे धीरे काम की व्यस्तता से ये अंतर बढ़ने लगा। माधवी की ससुराल मानो छूटी गई थी। जेठ और देवर ने फोन पे हालचाल पूछने के अलावा कोई सुध नहीं ली। मकान, जमीन जायदाद या दूसरी पारिवारिक संपत्तियों में हिस्सेदारी तो दूर तक, किसी ने ये तक नहीं पूछा कि कैसे गुजारा कर रही हो, स्कूल कैसे चल रहा है। इस उपेक्षा के बाद भी माधवी को कहीं न कहीं अपनों से एक स्नेहिल स्पर्श की उम्मीद होती, सहानुभूति और विश्वास से भरे 2 शब्दों की चाहत होती। अपने काम और उपलब्धियों पे शाबाशी की अपेक्षा तो हर व्यक्ति करता है, किंतु माधवी की जिंदगी में ये सब कुछ नहीं था। उसे खुद रोना था और खुद ही चुप हो जाना था। माधवी ने अपनी छोटी सी दुनिया बहुत मेहनत से बनाई थी। एक दिन भी इससे बाहर रहना उसके लिए मुश्किल था। उसने कई बार बाहर जाके घूमने का मन बनाया, पर जा न सकी। आज जाना जरूरी था, क्योंकि सास की हालत चिंताजनक थी और उन्होंने उससे मिलने के लिए बुलाया भी था। ट्रेन ने सुबह 6 बजे जबलपुर उतारा। वह बेटी को लेकर प्लेटफॉर्म से बने लेडीज वेटिंग रूम में गई। वहीं तैयार हुई, बेटी को भी तैयार किया और जेठ जी के घर फोन मिलाया। फोन जेठानी ने उठाया। बातचीत में ही जेठानी ने अस्पताल का नाम पता बताते हुए कहा, हम सभी घर से रवाना हो रहे हैं। माधवी को जेठानी की मन की बात समझते देर नहीं लगी, इसलिए वो स्टेशन के बाहर ऑटो पकड़ के सीधे अस्पताल पहुंची। उस समय डॉक्टर राउंड पे थे, अतः कुछ देर उसे बाहर ही रुकना पड़ा। डॉक्टर के जाने के बाद माधवी भीतर पहुंची। सास को ड्रिप लगी थी। ऑक्सीजन की नली से श्वास चल रही थी। गले के कैंसर ने भोजन पानी की नली को रोक कर रख दिया था। उनकी जबान भी उलट गई थी। यह देखकर केवल वो इशारों में ही केवल बात कर पा रही थी। पिछले 4 दिन से यही हालत थी। लगता था कि अब गई कि तब गई। माधवी ने पास जाकर उनका हाथ छुआ। पसीने और चिपचिपाहट से उसे अजीब सा लगा। उसकी नजर बालों पे गई तो लगा महीनों से कंघी ही नहीं हुई है। होती भी कैसे, पिछले 6 महीने से बिस्तर पे जो थी। माधवी ने उन्हें आवाज दी। उन्होंने आंखें खोली तो देखकर लगा पहचानने की कोशिश कर रही हूँ। माँ जी, मैं हूँ माधवी, आपकी पोती को लेकर आई हूँ। सुनकर उन्हें संतोष हुआ। फिर हाथ उठाया और इशारे में कुछ कहा तो माधवी को लगा शायद पानी मांग रही हैं। माधवी ने पूछा, पानी चाहिए? उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। माधवी ने पानी का गिलास उठाया ही था कि वहां मौजूद परिजनों ने उसे रोक दिया और कहा, डॉक्टर ने ऊपर का कुछ भी देने के लिए मना किया है। माधवी के हाथ रुक गए। उसने विवशता से सास की तरफ देखा। सास ने माधवी की बेबसी समझ ली थी और समझती भी क्यों नहीं। पिछले 4 दिन से यही तो वो समझ रही थी। हर आंगतुक से वो पानी मांगती, आंगतुक पानी देने की कोशिश भी करता, किंतु वहां मौजूद डॉक्टर और नर्स रोक देते थे और माँ जी को निराश होकर अपनी आंखें मूंद देनी पड़ती। सास की इस बेबसी पे माधवी का मन भर आया। तभी ननद ने कहा, छोटी भाभी आप घर जाके कुछ आराम कर ले, रात भर का सफर है, थक कर आई है। तभी माधवी ने यही सोचा था, पर सास की हालत देखने के बाद उसका मन ना जाने क्या हुआ। वो बोली, नहीं मैं ठीक हूँ। माधवी वहीं रुक गई। वह स्टूल खींचकर माँ जी के पैरों के पास बैठ गई। मन हुआ कि उनके पैर दबाए। माधवी ने जैसे ही कंबल हटाए, दुर्गंध उसकी नाक को छू गई। उसने थोड़ा सा और कंबल सरका के देखा तो बिस्तर में काफी गंदगी थी। माँ जी के प्रति यह उसका दूसरा अनुभव था। इससे पहले माधवी हाथ में चिपचिपाहट और बालों की बेतरतीब लटें देख चुकी थी। माधवी को यह समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई कि सास का बचना अब मुश्किल है। तमाम रिश्तेदार भी इस हकीकत को जान गए थे, इसलिए सारे लोग खोज खबर लगते ही वहां पहुंच चुके थे। गले के कैंसर में ऑपरेशन जोखिम से भरा होता है। उसमें भी यदि श्वास नली को जकड़ लेने वाला ट्यूमर हो तो जोखिम 100% तक हो जाता है। माधवी का मन माँ जी के प्रति करुणा से भर गया। उसे ग्लानि इस बात की भी थी, यदि माँ जी को मरना ही है तो क्यों उनकी इच्छाओं को मार के उन्हें गंदगी में पटक के मौत की प्रतीक्षा की जा रही है। क्या अब हम उन्हें स्वस्थ और अच्छा माहौल नहीं दे सकते? वह जानती थी कि एक उम्र के बाद बड़ों बूढ़ों की बीमारी में केवल बेटे बेटी या बहुएं ही कुछ कर सकती हैं। इसके अलावा कोई और कुछ नहीं कर सकता। नौकरी के काम तो केवल औपचारिक ही होते हैं। वहां स्वजनों के पास समय नहीं था। यदि था भी तो इच्छा शक्ति का अभाव और अहंकार आड़े आ जाता था। लोग आते जाते, हालचाल पूछते, डॉक्टर और नर्सों से बात करते, बैठकर अपनी दिनचर्या की व्यवस्था गिराते और फिर चले जाते।
माधवी का मन हुआ कि फौरन डेटॉल के पानी से माँ जी को नहला दे, पर कमरे में जेठ, नंदोई और दूसरे पुरुषों की मौजूदगी देखकर वह चुप रह गई। दोपहर को देखभाल करने वाले तमाम पुरुष चले गए। जेठानी भी मेहमानों के खाने का इंतजाम करने के लिए घर जा चुकी थी। कमरे में माधवी, ननंद और देवर बंटी के अलावा और कोई नहीं बचा था। माधवी ने मन ही मन कुछ निर्णय किया और वार्ड बॉय को आवाज देकर गुनगुना पानी, डेटॉल और स्पंज लाने को कहा। वह खुद नर्स के पास जाकर एक कैंची मांग लाई और सबसे पहले माधवी ने कैंची से माँ जी के सारे बाल काट कर छोटे छोटे कर दिए। साबुन के स्पंज से सिर साफ किया और कपूर का तेल लगाया। फिर शरीर पे स्पंज किया, सूखे साफ तौलिया से बदन पोंछा और हल्के हाथ से हाथ पांव में तेल की मालिश कर दी। साफ और धुले हुए कपड़े पहना दिए। बिस्तर का चादर और रबड़ बदल दी, पाउडर छिड़का, कमरे का फर्श धुलवाया। अब माँ जी की ताजगी छलक उठी थी। शाम तक माधवी वहीं रही। यद्यपि माँ जी के बाल काटना किसी को पसंद नहीं आया, पर माधवी ने जिस लगन के साथ साफ सफाई की थी, यह बात रिश्तेदारों को बहुत पसंद आई। वे माधवी की सराहना किए बगैर नहीं रह पाए। हाँ, बाल काटने से जेठ के तीखे शब्द जरूर सुनने पड़े। माधवी ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और अनंत के साथ घर आ गई। थोड़े आराम के बाद वो वापस वहां पहुंची और थोड़ी देर बाद फिर से सफाई में जुट गई। दोपहर को माँ जी ने पानी मांगा। माधवी ने डॉक्टर की हिदायत का हवाला देकर कहा, आप ठीक हो जाइए, फिर खूब पानी पी लीजिएगा। पर इस बार माँ जी नहीं मानी। उन्होंने इशारे में हाथ जोड़े और ऐसा संकेत किया मानो जैसे पाँव पड़ रही है। माधवी से अब रहा नहीं गया, उसके आंसू बह निकले। उसने बिना किसी की परवाह किए कप भर के पानी माँ जी को दे दिया। ननंद और जेठानी दोनों ने यह जब जान के आश्चर्य किया कि सारा पानी गले के नीचे उतर गया, जबकि कैंसर से गला पूरी तरह से अवरुद्ध था। पानी भीतर जाते ही माँ जी को मानो नई जान आ गई हो। उसने कुछ चेतना भी दिखाई दी और चेहरे पे हंसी भी। जेठानी और ननंद ने कुछ कुछ बातें भी की। अब आप दो जल्दी से ठीक होने वाली हूँ, जल्दी देखिए गला खुल गया है। तभी माँ जी ने इशारा करके फिर से कुछ मांगा। माधवी ने पानी और दूसरी चीज़ों के नाम बताए तो उन्होंने सभी वस्तुओं को इनकार कर दिया। माधवी ने पूछा दूध, तो उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। माधवी ने तुरंत दूध मंगवाया। इस बार जेठानी ने सख्ती से मना किया और कहा, पानी तक तो ठीक है, पर दूध बिना डॉक्टर से पूछे मत दो। पर माधवी को ना जाने कौन सा जुनून सवार था। उसने बिना किसी की परवाह किए माँ जी को उसी कप में दूध भी दे दिया। दूध भी गले के नीचे चला गया। माँ जी के चेहरे पे एक अलग किस्म का संतोष उभरा। उन्होंने इशारे में बेटे बेटियों को बुलाया। बाकी तो वहाँ थे, जेठ और बंटी नहीं थे। उन्होंने भी टेलीफोन कर लिया और घर से उन्हें बुला लिया गया। माँ जी ने पहले जेठ का हाथ ननंद के सिर पर रखवाया, फिर माधवी को बुलाया और फिर बंटी को। उन्होंने माधवी का हाथ पकड़ा और बंटी का हाथ माधवी के हाथ में देकर उसकी ओर कातर निगाहों से देखने लगी, मानो कह रही थी वो कि मेरे बेटे का ध्यान अब तुम ही रखना। माधवी का मन भर आया, आंखों में नमी छलक आई। उसने कहा, आप चिंता मत करिए, बंटी मेरे बेटे की तरह है। फिर उसने निगाह बंटी की ओर फेरी तो उसको अपनी ओर देखता पाया। भीतर से माधवी का मातृत्व उभर पड़ा। तभी माँ जी के हाथ से माधवी का हाथ छूट गया। माधवी चौंकी। उसने माँ जी की गर्दन को एक ओर लुढ़कते हुए देखा। कमरे में चीख पड़े माँ जी। जेठ माधवी की ओर देख कर दहाड़े, तूने मार डाला माँ को? आखिर क्यों पिलाया पानी और क्यों दिया दूध? माधवी को कुछ नहीं सूझा। वो सहमी सी बुद्ध बनी खड़ी रही। रह रह के उसे माँ जी के संकेत याद आते रहे। उसने सोचा उसने कोई गलत काम नहीं किया। यदि माँ जी की मौत करीब थी तो उन्हें क्यों भूखा प्यासा मरने दिया जाए? लोग तो घर से बाहर किसी को भूखा प्यासा तक नहीं जाने देते। तब जिंदगी के इस महापड़ियाण में वो कैसे माँ जी को भूखा प्यासा जाने देती? वहां मौजूद महिलाएं रोने लगी। जेठ जी का बड़बड़ाना जारी था। माधवी से सुना न गया तो वो बाहर की तरफ चल दी। अभी दरवाजे के ही करीब आई थी कि उसके दोनों हाथों को किसी ने छुआ। उसने देखा उसके दाएं हाथ की उंगली देवर बंटी ने पकड़ी है और बाएं हाथ की छोटी उंगली उसकी बेटी नीलम ने पकड़ रखी है। माधवी ने कहा, माँ जी मैं आपको दिए गए वचन को जरूर निभाऊंगी। और उसने यही बात मन में अपने सोची। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।